तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज अपना नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में हम ये चीज पढ़ेंगे कि जो हमने देखा था ना, बोर ये नहीं बता पाया था कि एलिमेंट्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि क्यों एलिमेंट्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं जिन थ्योरी को हमारे को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहली थ्योरी कौन सी है? पहली थ्योरी आपकी आती है ऑक्टेट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आती है VSEPR थ्योरी, ठीक है, VSEPR। थर्ड आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फोर्थ आती है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं VSEPR, VBT और MOT से लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं जो हम, वो इस बात से स्टार्ट करते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है। तो ऑक्टेट थ्योरी को बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं कि हर एलिमेंट क्या चाहता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ये ऐसा पहले मानते थे, जैसे सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन नहीं करते, समझ रहे हो। जैसे बात करके चलूं अगर मैं नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस वो होते हैं जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। ये ग्रुप जो होता है, क्या ये किसी के साथ कंबाइन करता है? ये किसी के भी साथ कंबाइन नहीं करता। ये हमारा होता है नोबल गैस ग्रुप नंबर 18। लेकिन इसके बाद अगर बात करूं अदर एलिमेंट, वो तो कंबाइन करते हैं ना। तो इन्होंने सबसे पहली थ्योरी क्या दी थी? सबसे पहले इन्होंने ऑक्टेट थ्योरी दी थी। और ऑक्टेट थ्योरी में ये बात आपको पहले से पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड या तो इलेक्ट्रॉन ले दे करके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, या वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बात आपको क्लियर है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से कंपाउंड बन जाते हैं? जैसे CH4 बन जाता है, O2 बन जाता है, N2, ये सब बन जाते हैं। आयनिक बॉन्ड कौन से बनाते हैं? जैसे NaCl हो गया, Na एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ये वाली बेसिक बात आपको पता है, इस बात में कोई डाउट आपको? इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं NaCl कैसे बनता है, तो NaCl में Na के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करता है, तो कौन सा कंपाउंड बन जाता है? ये NaCl, ठीक है। अब आपको ये ऑक्टेट थ्योरी में एक बात आपको यहाँ पे ना मैं क्लियरिफाई कर देता हूं, सोडियम ने अपने आप ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो किया नहीं होगा, सोडियम से पहले इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ये बात आपको पता है। जब आप एनर्जी दोगे सोडियम को, ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा तो क्लोरीन एनर्जी क्या करेगा? रिलीज, ठीक है। अब आपको एक एक्चुअल डाटा बता देता हूं, एक्चुअल डाटा, कि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसके बदले में सोडियम एनर्जी लेता है, समझ गए। जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाइंड हुआ है, अरे जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है या जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाइंड हुआ है, उतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन निकले। और जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्लोरीन के पास जाएगा, तो क्लोरीन बदले में कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अब आपको एक एक्चुअल डाटा देता हूं। एक्चुअल डाटा क्या है यहां पर समझना, अपने पास बुक है क्या? हाँ, ये रही बुक। तो इस बुक में से मैं आपको एक एक्चुअल डाटा दे देता हूं रिगार्डिंग दिस, जो बात मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होती। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन निकलने पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है? इसकी वैल्यू ये रही मेरे पास बुक, इसकी वैल्यू है 498.5.8 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी ये क्या करता है, इतनी एनर्जी ये लेता है, तब इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी लूज करता है। तो यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फर्स्ट, वो कितनी है? ये वैल्यू है -348.7। कितनी है? -348.7 किलो जूल पर मोल। तो अब आप चेक करके देखो। हाँ, और एक चीज आपको एक और बताता हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एटम अकेला स्टेबल होता है या नहीं होता? एटम अकेला स्टेबल होता है, तो वो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? इसका आंसर किसी को पता है? हाँ भाई, तो यहां ध्यान देना, मैंने आपसे क्या पूछा? एटम अकेला स्टेबल होता है,
तो वो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, इसका रीजन समझाता हूं। क्योंकि एटम की जितनी भी एनर्जी होती है ना, ठीक है, वो जब किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो कुछ एनर्जी लॉस करता है, और जब एनर्जी लॉस होती है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। और जब भी किसी चीज की एनर्जी कम होती है वो स्टेबलाइज होती है। समझ रहे हो, ये बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी चीज अगर एनर्जी लूज करती है तो वो होती है स्टेबलाइज, और कोई भी चीज अपनी एनर्जी लूज करके स्टेबलाइज होना चाहता है। ये बात क्लियर है? तो यहां ध्यान देना, सोडियम ने जब 495.8 एनर्जी ली तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और जब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया तो कितनी एनर्जी रिलीज करी, 348.7। तो दी इन्होंने गेन ज्यादा कर ली लेकिन रिलीज कम हुई, तो तुम बताओ अल्टीमेटली सिस्टम स्टेबलाइज हुआ या डिस्टेबलाइज? मतलब एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज? हाँ भाई, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यहां पर ध्यान देना, NaCl क्या था, Na और Cl दोनों अलग अलग अनस्टेबल थे, वो कंबाइन हुए, स्टेबलाइज हुए होंगे, स्टेबलाइज हुए तभी NaCl बना, है ना। तो यहां पर आपको एक चीज बताऊंगा कि जो मॉलिक्यूल बनता है ना, वो कुछ एनर्जी लॉस करता है सो दैट कि उसकी एनर्जी खुद की कम हो जाए, और जब एनर्जी कम होती है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो यहां पर ध्यान देना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए 495.8 किलो जूल एनर्जी ली, जबकि इलेक्ट्रॉन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इतनी एनर्जी रिलीज करी। तो जब ली ज्यादा और रिलीज कम करी तो अल्टीमेटली इन्होंने गेन करी एनर्जी या लूज करी? अल्टीमेटली इन्होंने गेन करी। तो बताओ ये सिस्टम स्टेबलाइज हुआ या डिस्टेबलाइज हुआ? ये सिस्टम, अरे ली ज्यादा है दी कम है, तो अल्टीमेटली तो गेन हुआ ना, तो ये सिस्टम क्या हुआ, डिस्टेबलाइज। तो कैसे कहें कि भाई ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं और ये स्टेबलाइज हो रहे हैं? तो इस बात को समझना, इस बात को छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये एक लड़का है, ठीक है, और ये एक लड़की है, एक लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करते थे लेकिन कोई किसी को प्रपोज नहीं कर पाता था। एक टाइम हुआ क्या, लड़की मान ले कुछ दूसरे देश में चली गई, किसी दूसरे देश में चली गई। अब क्या है, अब ये बेचारे और डिस्टेबलाइज हो जाएंगे यार, पहले कम से कम एक दो दिन पे देख तो लिया करते थे, अब तो ये बेचारे देखने को भी नहीं मिल रहा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना इंस्टाग्राम पे मान ले कांटेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे क्या किया, कांटेक्ट किया इन्होंने, बात चालू हुई, बात चालू होते होते एक आध महीने में भाई इसने इसको प्रपोज मार दिया, एक्सेप्ट भी हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब तुम बताओ इंपॉर्टेंट क्या है, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट होना या शादी होना? इंपॉर्टेंट क्या है, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। अब क्या प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, अब इसके बाद अगर शादी नहीं होती तो ठीक है, ये दोनों मिलते नहीं तो ठीक है। तो ध्यान देना भैया, इंपॉर्टेंट प्रपोजल एक्सेप्ट होना कभी भी नहीं था। मैं कह रहा हूं प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया और ये दो देश में ही रह रहे हैं, फिर क्या फायदा भाई? फिर तो रह नहीं देते हैं, कैंसिल ही कर देते हैं एक दूसरे की रिक्वेस्ट। समझ गए बात? तो बात याद रखना, सिर्फ प्रपोजल एक्सेप्ट होना वाज नथिंग। तुम कहोगे यार उसके बिना शादी कैसे होगी, समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं अगर यूं कहे कि प्रपोजल एक्सेप्ट होकर के स्टेबलाइज हो गए तो हो गए क्या? नहीं, वो तब स्टेबलाइज हो गए फाइनली इनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और शादी होने के लिए भैया मिलना पड़ेगा, पास आएंगे साथ रहेंगे, समझ रहे हो बात? तो यहां ध्यान देना, जैसे ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है, यही इसकी ना खामी थी। ऑक्टेट थ्योरी जो है यही इसकी खामी थी। ऑक्टेट थ्योरी का मतलब होता है हर कोई अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। तुम सारे बच्चे जानते हो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। 11 का क्या मतलब हो गया, 11 का मतलब हो गया 2,8,1। जब इसने एक लूज किया तो ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्या होता था 2,8,7। जब इसने एक गेन किया तो क्या हुआ 8। Na प्लस जब बना, जब आपका Na प्लस बना तो इसके 2,8 हो गए, और जब वो Cl माइनस बना तो 2,8,8 हो गए, ठीक है। तो 2,8 होने में इतनी एनर्जी देनी पड़ी, और जब 2,8,8 हुआ तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अल्टीमेटली एनर्जी गेन हो गई ना भाई, मैंने दी ज्यादा और मिली कम। तो अभी इनका सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। क्या कंप्लीट हुआ इनका, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट। और सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होना फाइनल गोल था ही नहीं। फाइनल गोल पता है क्या था, कि ये रहा Na प्लस, ये रहा Cl माइनस। अरे करीब तो आओ, जब ये करीब आते हैं ना तो दे रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि असली खुशी कब मिलेगी, एनर्जी रिलीज करके।
पास आके, ठीक है। तो याद रखना, जब NaCl में Na और Cl एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो दे रिलीज द एनर्जी, जो जितनी उन्होंने नेट गेन करी है ना, उससे कहीं ज्यादा रिलीज हो गई, समझ गए। और जितनी एनर्जी रिलीज हुई ना, उसको बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? लैटिस एनर्जी। तो कोई पूछे लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव और 1 मोल ऑफ गैसियस नेगेटिव आयन कंबाइन टू फॉर्म द सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, आप इसको ये भी बता सकते हो कि 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या यूं भी बता सकते हो कि 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल बनने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ऑब्वियस सी बात है, तोड़ने में, इनको अलग अलग करने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर ये मिल रहे हैं तो दे विल रिलीज एनर्जी। ये बात समझ गए? तो कुल मिला के बात इतनी याद रखना, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करना है इनका सिर्फ मेन गोल है, या क्या इससे स्टेबिलिटी आ रही है? इससे स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी गेन ज्यादा कर दी, लूज कम करी, तो अल्टीमेटली तो गेन हो गई ना। तो अभी तो ये पहले से ज्यादा डिस्टेबलाइज है। अरे मैं कहता हूं ये दोनों एक दूसरे से मिले ही ना होते, ये एक जगह ये एक जगह, तो उनको कोई फर्क भी पड़ता था एक दूसरे से? कोई फर्क नहीं पड़ता था ना। हाँ, प्रपोज कर दिया, लेकिन अब दूर दूर रह रहे हैं, अब तो भाई साहब डेली दिमाग खराब है, कब मिलूंगा कब ये सब चलेगा ना दिमाग में। तो जब वो पास आएंगे तभी जा करके शांति से मिलेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता। स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? लैटिस एनर्जी। इस लैटिस एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो मैं लैटिस एनर्जी को यहां पर बता रहा हूं क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नॉट गवर्न्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट, इट इज गवर्न बाय व्हाट? लैटिस एंथैल्पी। समझ गए बात? ये स्टेटमेंट अगर कभी पेपर में आए कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट, तो ये बात ट्रू करोगे या फॉल्स करोगे? ये बात फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर नहीं होता तो बेटा तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई? इसे फटाफट लिखो। मैं सामने यहाँ पे लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन चिपका रहा हूं, तुम भी देखो भाई। तो यहां पर ध्यान देना भैया, यहाँ पे लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल सी इतनी है कि NaCl, NaCl जो आपका कंपाउंड है, अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूं और ब्रेक करके इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं Na+Cl- में, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी? या अगर ये दोनों कंबाइन हो तो कितनी एनर्जी रिलीज? मेरे को मैग्नीट्यूड वैल्यू से मतलब है, देना या लेना वो हम खुद समझ लेंगे कि तोड़ रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है? द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। कितना सेपरेट करना है? 1 मोल। अरे 1 मोल क्यों बोला जाता है हर चीज में? क्योंकि 1 मोल अमाउंट ऑफ एटम्स कुछ हो जाता है। अगर कोई बोले भाई मेरे को भूख लग रही है और वो बंदा का ये ले एक चावल का दाना, तो उस एक चावल के दाने से क्या होगा? अगर यूं पूछे भाई चावल खाएगा? हाँ हाँ भाई खाऊंगा। ले का, तो एक दाने से क्या होगा? अरे कुछ तो खिला, कुछ देना, थोड़े तो चावल दे वगैरह, दे तो दिया एक। तो सिंपल सी बात है, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है। अब बच्चों एक चीज याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, वो दिक्कत देता है कि आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं और स्ट्रक्चर्स बनाए नहीं जाते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं, इसे फटाफट नोट कर लो। अब मैं आपको ना एक टेबल दिखा रहा हूं यहां पर, जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस टेबल को यहां बस लिख लो। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर Ep, फिर आ जाएगा बॉन्ड पेयर, फिर आ जाएगा लोन पेयर। लोन पेयर के बाद HYB से मैं हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा हूं, फिर GeO से ज्योमेट्री शो कर रहा हूं, फिर क्या शो करूंगा? शेप, और यहां लिखूंगा एग्जाम्पल। ये आपका क्या है?
और ये एग्जाम्पल, ठीक है। और बच्चों एक चीज याद रखना, आपके पास ना वो होती है, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल होती है। तो जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में आपके पास कितने ग्रुप वन होते हैं? एक होता है ग्रुप वन, ठीक है, फिर होता है ग्रुप नंबर 2, फिर बीच में 3 to 12 को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्या है ये? डी ब्लॉक एलिमेंट फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं? ये वाला ग्रुप होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है बेरिलियम वाला ग्रुप, फिर यहाँ पे आता है बोरॉन वाला, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, आप पीरियोडिक टेबल अपने सामने खोल लेना। जैसे अगर मैं बोरॉन की बात करूं ना, तो बोरॉन में आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो मैं इसे याद रखूंगा, बाल गया इंडिया से थाईलैंड। अपने पास पीरियोडिक टेबल आपको रखनी है। और ये चीज याद रखना कि अगर कोई फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटर में उसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई सेकंड का है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 13 का है तो 3, 14 का है तो 4, 15 का मेंबर है तो 5, देन 6, 7 और 8। ये बात समझ गए? अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जिस फॉर्मूले पे बेस्ड आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स निकालने जा रहे हो, एक एक करके अपने 5-10 स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे को इजी हो जाएगा ये समझना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, फॉर्मूला है हमारा ईपी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? यहां ध्यान देना, V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाय 2। क्या फॉर्मूला है? V प्लस M। या चेक करना, यहां सारे पॉजिटिव में है सिवाय C को छोड़ के। C को छोड़ के सारे क्या है? पॉजिटिव। V भी पॉजिटिव, M भी पॉजिटिव, A भी पॉजिटिव, C सिर्फ क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे C का मतलब है कैटायन का चार्ज। क्या मतलब है C का मतलब? अरे कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तभी तो कैटायन बनता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया वो माइनस कर देना। A का मतलब है एनायनिक चार्ज। A का क्या मतलब है? एनायनिक चार्ज। M का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। M का मतलब यहां लिख देता हूं, M यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम में कौन कौन आ गए? हाइड्रोजन आ गया, और बाकी पूरा 17th ग्रुप आ गया। कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मोनोवेलेंट एटम ये हो गए। और V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, C बता दिया कैटायनिक चार्ज, A बता दिया एनायनिक चार्ज। ईपी निकालोगे। अब यहां ध्यान देना, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, कौन सा? BeCl2। मैं एक एक करके सारे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। 10 से 15 मिनट लगेंगे, लगभग सारे डिस्कस हो जाएंगे। तो आपका स्ट्रक्चर वाला पार्ट डन हो जाएगा। पेपर में काफी हद तक चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन तो आपका स्ट्रक्चर का मिल ही जाए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, BeCl2। अब जैसे बेरिलियम कौन से ग्रुप का है? बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है ना, तो सेकंड ग्रुप का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो इसके लिए जरा ईपी की वैल्यू निकालो। इसके लिए ईपी की वैल्यू निकालेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और मोनोवेलेंट एटम कितने लगे हैं? Cl कितने लगे हैं? 2। Cl लग गया 2। ना ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, तो कैटायन एनायन चार्ज है नहीं, डिवाइडेड 2 किया तो 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइडेड 2 कितना आया? 2। अब हमेशा याद रखना, जो ईपी होता है ना, ईपी की वैल्यू आई है ना ये आपकी, और ईपी आपका बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो जितने मोनोवेलेंट एटम होते हैं वही बराबर होते हैं बॉन्ड पेयर के। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने रहे होंगे? क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है, EP इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर की वैल्यू किसके बराबर है? M के बराबर, जो हमने यहां डाला है मोनोवेलेंट। इज दैट क्लियर? अब ये आने के बाद आपको पता लग गया बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है। तो यहां पर चेक करेंगे और आपको हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन का केस सिर्फ इतना है कि अगर यहां पे लिखा है आपका EP, अगर EP 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, 3 होता तो sp2, 4 होता तो sp3, 5 होता तो sp3d। अरे p के कितने ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम? 3। p के कितने होते हैं? 3। तो sp3, भैया s और p3 तो 4 में ही हो गया था, यहां तो एक एक्स्ट्रा है, तो क्या आ जाएगा? d। और वही अगर 6 होता तो sp3d2। ये वाली बात क्लियर है? तो यहां पर अब आप भरोगे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है बेटा? 2,
बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री। हाँ, अब ये चेक करना, बेरिलियम के अराउंड 2 क्लोरीन लगने हैं ना, तो जब भी किसी एटम के अराउंड 2 क्लोरीन लगते हैं तो वो सीधे सीधे लग जाते हैं। ये रहा बेरिलियम, इधर Cl और इधर Cl, तो ये स्ट्रक्चर क्या आया, लीनियर। तो ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी आपकी लीनियर। शेप, शेप भी अगर लोन पेयर 0 होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वही क्या होती है, शेप। एग्जांपल इसका हो गया BeCl2, और इसको बनाएंगे कैसे, Be के अराउंड हम 2 Cl लगा देंगे। इज दैट क्लियर? इसे फटाफट नोट करेंगे। चलो बच्चों यहाँ ध्यान देना। तो कुल मिलाकर के ये आपको BeCl2 बता दिया। अब मैं नेक्स्ट आपको दे रहा हूं कौन सा मॉलिक्यूल, BCl3। क्या दे रहा हूं, BCl3। BCl3 बोरॉन है। बोरॉन कौन सा एलिमेंट है, 13 ग्रुप का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3। तो इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाय 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 3, और मोनोवेलेंट एटम कितने लगे हैं, 3 डिवाइडेड 2, क्या आया आंसर, 3। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने होंगे, मोनोवेलेंट कितने थे, 3, तो बॉन्ड पेयर 3, इस हिसाब से लोन पेयर कितने रह गए, 0। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp2 0, ये 3 और ये 3, और sp2 होने के बाद अब ध्यान देना, जैसे सेंटर एटम के अराउंड 2 Cl लगने थे तो सीधे सीधे लग गए, वही अगर 3 Cl लगने होते तो कैसे लगते, ऐसे। अरे क्या है ये, जैसे पंखे की पंखुड़ियां होती है, सेंटर में ये और ये 3 लग गए, तो इनके बीच में एंगल अगर हम देखना चाहे तो कितना है, 120 डिग्री, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, क्योंकि एक तो ट्राइंगल बना रहा है, अरे ट्राइगोनल टाइप ही तो है, और यूं रखेंगे तो बिल्कुल प्लेन है, ऐसे बीच में उबड़ खाबड़ नहीं है कि उठा हुआ है बीच से, बिल्कुल प्लेन है। तो इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो फटाफट लिखेंगे, आपको मैं बोल रहा हूं कि यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर लिखना है, लेकिन मैं लिख क्या रहा हूं, TP। क्या लिख रहा हूं मैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप भी क्या आ गई, सेम। अरे बोलो, और इसे बनाएंगे कैसे, इसे बनाएंगे कुछ ऐसे कि बोरॉन के अराउंड क्या दे दिया, 3 Cl, ऐसे फैशन में Cl Cl और Cl, बन गया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंगल बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो बताओ भाई sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या बॉन्ड एंगल है, 100। अरे दिख रहा है, ये रही sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल कितना है, 180। ये रहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल क्या है, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ लेगा। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। अब जैसे आपने ये BCl3 का किया ना, अब आपको एक अलग कंपाउंड दे रहा हूं SnCl2, और ये बता देता हूं ये Sn कौन से ग्रुप का है। जब आप पीरियोडिक टेबल चेक करेंगे तो वो कार्बन वाले ग्रुप में आएगा, कार्बन सिंह जी सन ऑफ पंजाब। Sn कहाँ आता है, 14 में। तो Sn के लिए मेरे को ये सारी चीजें निकाल दो, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब निकाल दो फटाफट, जल्दी लो। यहाँ पे SnCl2 EP निकालो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अगर 14 का है तो 4, और इसके मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, 2 डिवाइडेड 2, कितना आया वैल्यू, 3। अब बॉन्ड पेयर कितना आएगा बेटा, बॉन्ड पेयर 2, अगर बॉन्ड पेयर 2 है तो लोन पेयर कितना आ गया, 1। इज दैट क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन बता दे क्या होगी, 3 है, 3 है तो क्या हुआ, sp2। और याद रखना, जब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम रहती है ना तो ज्योमेट्री नहीं चेंज होती। भाई sp के लिए लीनियर फिक्स है, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर फिक्स है। तो ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब हो गया, Sn के अराउंड ये आपने ट्राइगोनल प्लेनर लगा दिए, अबे चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे घुमा करके लगाओ, यही तो लगेगा। अब इसमें 2 आपको क्या लग जाने हैं, 2 आपके Cl लग जाने हैं, और एक तरफ क्या लग जाएगा, लोन पेयर। अब आपको एक चीज बताता हूं, जो लोन पेयर होता है ना वो शेप में काउंट नहीं होता। जैसे ये मान करके चलो, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, 2 जगह तो Cl लगे हुए हैं लेकिन एक जगह यहाँ पे एटम नहीं है, क्या है, इस जगह पे लोन पेयर। तो लोन पेयर का भी शेप में काउंट, अरे लोन पेयर इज जस्ट लाइक कि है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर इंडिया की मूवी देखी है, मिस्टर इंडिया का नाम सुना है। एक आदमी होता था जो घड़ी पहन करके क्या हो जाता था, गायब, बटन दबाया गायब। तो ये लोन पेयर वैसा ही है यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये शेप के अंदर कुछ पार्टिसिपेट
करता है बताऊंगा कैसे। ये लोन पेयर यहाँ पे है ना, तो लोन पेयर है, फिलहाल ये शेप दिख कैसी रही है, बेंट, लीनियर तो नहीं दिख रही ना। तो चेक करके देखना, पेपर में क्वेश्चन पूछता है why BeCl2 is linear while SnCl2 is why, बिकॉज यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ लोन पेयर। अभी लोन पेयर क्या कर रहा है मैं बताऊंगा आपको, वो जल्दी जल्दी 15-20 मिनट में टेबल खत्म कर लो, समझे? हाँ वो भी बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास चैप्टर फिनिश, ऐसे ही खत्म होता है ना, ये समझ आ गया। तो यहां पर इसकी शेप में लीनियर तो लिख नहीं सकता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ट्रायगोनल प्लेनर था। अब क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर 1 आ गया ना, समझ गए, तो अब यहाँ पे मैं सेम शेप नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर और 3 ये थे, तो यहाँ पे शेप आपकी आ जाएगी बेंट। इसको बेंट भी बोल सकते हैं या फिर वी शेप भी बोल सकते हैं, वी शेप, ओके। अरे बोलो भाई, कोई डाउट? ये फटाफट मामला जल्दी से लिख लो, ये लिख लोगे तो मैं ये पूरा पोर्शन दोबारा मिटा रहा हूं अभी, फिर उसके बाद और कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है। ये 3 वाला आपका फिनिश हो गया। आपको पता है यहाँ याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, सबसे पहले क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद ये पता होना चाहिए मोनोवेलेंट कौन होता है। मोनोवेलेंट में आपके हाइड्रोजन और 17 ग्रुप पूरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 17 ग्रुप याद कैसे रखोगे, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, हमारी जिंदगी में बाहर आई, तुम्हारी तो चली गई होगी, मरने जैसी हालत हो गई है, यहाँ ध्यान दे। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलती है, और हर इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री क्या है वो याद रखनी है, बाकी शेप आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसे मिटा रहा हूं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको दे रहा हूं, आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, CH4, फटाफट करेंगे, क्या लिखा है, CH9 नहीं है, CH4 है। CH4, NH3, वाटर और HF, इन चारों का आपको EP और BP और हाइब्रिडाइजेशन फटाफट लिखना है, जल्दी जल्दी कर दो, और ज्योमेट्री सेम। ये ले भाई, तो यहां पर ध्यान देना, ये रहा आपका, अच्छा ये तो बाद में दिखाऊंगा बच्चों, मैंने आपको कहा CH4, NH3, H2 और HF, इन सबकी आपको EP, BP, LP निकालना है। तो आपने यही वाला फॉर्मूला लगाया होगा और EP, BP, LP निकाल करके आपकी वैल्यू आएगी कि EP तो सबका 4 आया, यहाँ 4 0, फिर यहाँ पे 4, यहाँ 4 और यहाँ 1, फिर यहाँ 4, यहाँ पे 3 है, ओह शिट क्या कर रहे हो भाई, 3 और यहाँ क्या है 2 2, फिर यहाँ 1 3 4 है ना। तो ये आपका हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन सबकी क्या आई है, sp3, तो इस हिसाब से ज्योमेट्री सबकी सेम आएगी, टेट्राहेड्रल, क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल क्या होता है वो बता देता हूं आपको, ये होता है टेट्राहेड्रल। बच्चों एक सेंटर एटम है, उसके अराउंड 4 एटम लगने हैं, तो या तो वो ऐसे लग सकते हैं कि प्लस का साइन बना दे, अगर प्लस का साइन बनाएंगे तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90, कितना एंगल होगा, 90। लेकिन ये एक अलग शेप है, चेक करके देखना, यहाँ पे देखो एंगल कितना है, 90 से ज्यादा, तो ये एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल, जल्दी बोलो, 109.5 डिग्री, क्योंकि तुम 12th कर चुके हो, तुम्हारे को पता है 109.5 डिग्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल ये कंपाउंड होता है, आप सारा ये पढ़ चुके हो। तो ये टेट्राहेड्रल आपकी शेप हो जाएगी किसकी, CH4 की, किसकी हो जाएगी, तो CH4 की आपकी टेट्राहेड्रल शेप। भैया इस वाले केस में क्या आया, इस वाले केस में क्योंकि लोन पेयर 0 था तो यहाँ तो शेप सेम आ गई टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को अभी TDAL लिख देते हैं। उसके बाद इन 3 की शेप देखते हैं, ये रहा CH4, ठीक है। अमोनिया का क्या होता, अमोनिया पे एक लोन पेयर है, ठीक है रे, इस वाली शेप को बोलते हैं पिरामिडल, क्या बोलते हैं, पिरामिडल। चेक करके देखना, जो BCl3 था वो ट्रायगोनल प्लेनर था, BCl3 कैसा था, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। लेकिन वही अगर ट्रायगोनल पिरामिडल की बात करूं तो चेक करके देखो, क्योंकि यहाँ पे 4 थे, एक ऊपर लोन पेयर लग गया, और ये देखो इन दोनों में क्या फर्क है, ये थोड़ा उठा हुआ है और ये वाला प्लेन है, अरे ये उठा हुआ है, ये प्लेन
अरे समझ रहे हो, ये बीच से उठा हुआ है तो इसको बोलते हैं पिरामिड, इसको बोलते हैं प्लेनर। तो ये ट्रायगोनल में प्लेनर है और ये ट्रायगोनल में पिरामिडल। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर। तो BCl3 और NH3 दोनों के अराउंड ही 3-3 एटम है, लेकिन एक पिरामिड है और एक प्लेनर। तो यहां से क्वेश्चन उठ करके पूछ सकता है, तो उसको बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। वही वाटर होता तो लाइक दिस होता, दो जगह लोन पेयर हो जाते, H और H, इसकी शेप हो जाती है आपकी बेंट, और ऐसे ही HF का हो जाता, F यहां एक जगह H और 3 जगह लोन पेयर, तो ये हो जाता आपका लीनियर। इसको बेंट या फिर वी शेप बोलते हैं। अब आप बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको बोल देंगे पिरामिडल, और ये आपका हो गया बेंट या वी शेप, वी शेप, और ये हो गया आपका लीनियर। याद रखना यहाँ लीनियर ज्योमेट्री थी, यहाँ लीनियर शेप आई है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ये फटाफट लिख लो। नेक्स्ट आते हैं, बस दो केसेस और हैं जो थोड़े से जानदार हैं, एक पांचवा और एक छठा, समझ रहे हो? उसके बाद सातवें में कुछ खास नहीं है, फटाफट ये कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। नेक्स्ट आ जाना भैया। नेक्स्ट आपको मेरे को बताना है वही बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सब कैलकुलेट करके बताना है क्या क्या। एक बताना है PCl5 का, ठीक है, एक बताना है SF4 का, फिर बताना है BrF3 का, फिर बताना है XgF2 का। इन सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर करके बता दो, ठीक है। इन सब की जैसे ही आप वैल्यूज बताओगे तो फिर मैं आपको इनकी ज्योमेट्री और शेप फटाफट बताऊंगा, जल्दी करो। तो बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है फास्फोरस कौन से ग्रुप का था, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, तो नाइट्रोजन में 5 है तो फास्फोरस में भी 5 होंगे, है ना। तो इन सबके BPLP कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या क्या आएगा, आप लोगों ने करे होंगे। तो 5, यहाँ 5, यहाँ 0, और यहाँ sp3d। ये sp3d तो सबकी सेम रहने वाली है क्योंकि 5 आएगा, ठीक है। ये इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ये बताता हूं क्या होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। और क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। तो कुल मिला करके नेक्स्ट आते हैं। अब ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल दिखता कैसे है ये बताता हूं आपको, बस एक मिनट। ये देखो भैया, जैसे ये ट्रायगोनल प्लेनर था ना, ट्रायगोनल प्लेनर था, अब अगर इसके ऊपर एक बॉन्ड लगा दूं एक, तो ये एक पिरामिड बना, ठीक है। और अगर एक नीचे लगा दूं तो ये दो पिरामिड बन गए, समझ रहे हो? ऊपर एक पिरामिड था और नीचे एक और, तो इसे बोलेंगे ट्रायगोनल बायपिरामिडल। याद रखना ये वाले 120 एंगल है, जबकि ये वाले एंगल कितने हैं? अबे चेक करके देखो, ये भी 90 है, इसके साथ ये भी 90 है, ये भी, ये सारे 90 हैं। ये ऊपर वाले से जो भी इसका है, इस वाले को बोलते हैं इक्वेटोरियल, इस वाले को बोलते हैं एक्सियल। इसे एक्सियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी अर्थ की एक्सिस ऐसे है वर्टिकल, और इक्वेटर ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, समझिए। और एक्सियल बॉन्ड थोड़े से लॉन्गर है, एक्सियल बॉन्ड क्या है, थोड़े से लॉन्गर। क्यों लॉन्गर है? बिकॉज दे फेस मोर रिपल्शन, इनके पास ज्यादा रिपल्शन होती है। तो ये वाली बात याद रखना। PCl5 का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे, ये थोड़ा बड़ा, ये भी थोड़ा बड़ा, ये PCl5 हो गया। नेक्स्ट आते हैं SF4, ये आया 5 4 1 सेम, ये चीज सेम, और यहां शेप में इसकी आ जाएगी सीसॉ। क्या शेप आ गई? सीसॉ। अब ये सीसॉ बताता हूं कैसे आएगी। जो SF4 जो लोन पेयर्स होते हैं ना वो इक्वेटोरियल पे आते हैं। इक्वेटोरियल पे क्यों आते हैं? क्योंकि इक्वेटोरियल पे 120 एंगल है, ठीक है। तो 120 एंगल ज्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्शन कम होती है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये रहा सल्फर, ये आप कैसे भी प्लेनर वाला कैसे भी बना सकते हो, ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, और ये इधर, तो ये F F F और यहाँ पर लोन पेयर, तो ये शेप कैसी दिख रही है? सीसॉ, ठीक है। ये शेप कैसी दिख रही है? सीसॉ, क्लियर। तो यहाँ पर सीसॉ आ गया। ऐसे ही BrF3 की अगर हम शेप बनाएंगे तो दो लोन पेयर एक साथ डाल देंगे,
दो लोन पेयर एक साथ डाल देंगे और एफ यहां डाल देंगे, और ऐसे ही XgF2 का क्या आ जाएगा, XgF2 में तीन लोन पेयर इक्वेटर पर आ गए, और ये F और ये F। ठीक है, तो अब इनकी शेप क्या क्या लिखोगे, इसकी सीसॉ लिखोगे, इसकी क्या लिखोगे, टी शेप, उसकी क्या लिखोगे, लीनियर शेप। ठीक है, तो ये आपको वहां पर फिल कर लेना है। फिल कर दे एक बार फटाफट। 5 3 2, ये भी सेम, यहां पर आ जाएगा आपका टी शेप, और यहां नीचे आ जाएगा लीनियर। ये चीज सेम, ये चीज सेम, ये चीज हो जाएगी 3, ये 2 और ये 5। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक कोई लोचा हो तो बताओ। ठीक है, और अगर ये आपका हो गया तो 3 और दे रहा हूं, वो 3 और लिख लो। कौन कौन से, यहां ध्यान दो, 3 और हैं आपके, एक SF6, एक BRF5 और एक XCF4। ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा। ये अब 6 वाले की बारी आ गई और 7 वाले की। उसके बाद कुछ कंपाउंड ऐसे कराऊंगा जो आपके पी ब्लॉक में आते हैं। तो पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमारे को ये नहीं पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर वाला पार्ट, वो पहले से कर चुके होंगे। लिख लो। तो बच्चों नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, SF6 हो गया 6 6 0, और ये हो गया sp3d2, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आपने नाम सुना होगा, और ये सेम हो गया। नेक्स्ट BRF5 का 6 5 1, ये सेम, ये सेम, ये भी बताएंगे। फिर 6 4 2, ये सेम और ये भी बताएंगे। तो यहां ध्यान देना, SF6 में क्या है, SF6 आपका हो जाएगा सल्फर के अराउंड। बच्चों ऑक्टाहेड्रल आप 12th कर चुके हो, ऑक्टाहेड्रल सबको पता है, अरे बोलो, ऑक्टाहेड्रल सबको क्लियर है। तो यहाँ पे F F F कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा होगा ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो ये हो गया SF6। और वही अगर एक लोन पेयर होता तो क्या करते हैं, जैसे अगला BRF5 का क्या है, एक लोन पेयर है 5 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ BR है, तो एक जगह लोन पेयर डाल दो और बाकी जगह F। तो चेक करना, जो पहले स्क्वायर के अराउंड दोनों जगह पिरामिड बन रहा था, अरे स्क्वायर बेस के ऊपर भी पिरामिड और नीचे भी पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिडल, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक नीचे पिरामिड बनेगा, ऊपर अब नहीं बनेगा, तो इसे बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे, BRF5 को स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, हाँ इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं है। क्यों नहीं है, कि ये एंगल भी 90 90 है और ये सारे भी 90 है। तो जहां एक्सियल और इक्वेटोरियल के एंगल बराबर है, तो वहां एक्सियल इक्वेटोरियल होता ही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। वो भेदभाव ही वहां है जैसे ट्रायगोनल बायपिरामिडल, जहां पे एंगल अलग अलग थे। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट आ जाए XCF4 क्या है, यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर है, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। अभी इसमें आइसोमर्स नहीं कर रहे काका, है क्या चीज, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं किस पे, दो और एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपको यही सॉल्व करके दिखा देता हूं, या फिर एक काम करते हैं, इसको 2 मिनट के लिए नीचे कर देते हैं। ये लो देखो, अब ये दो केसेस आपके यहां आ जाएंगे। एक आपको करना है IF7, इसका निकालना है, और एक निकालना है XCF6 का। ठीक है, ये दो और निकाल लो, उसके बाद आपको कुछ एनायनिक कैटायनिक ये वाली स्पीशीज कराता हूं, आज आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी करो। तो ले भैया या ध्यान देना, इन सबके निकाल लेते हैं। EPBPLP आपने निकाले होंगे, चेक कर लो। 7 7 0 sp3d3, और याद रखना जब यहाँ पे 7 आ गए ना, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो बीच में कितने बॉन्ड बचे, 5। तो उसे बोलेंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, यहाँ पे शेप सेम
और अगले वाले में 7 6 1, ये सेम, और यहां पर देखते हैं, आया IF7 बनाओ, आई के अराउंड 5 बॉन्ड ये बन गए आपके, ठीक है। वेट गाइस, हाँ भाई, तो यहां ध्यान देना, तो ये आपका, अब सिंपल सी बात है, ये आपका पेंटागोनल बेस बन गया, ठीक है। अब आप एक ऊपर और एक नीचे, ये इसको बोलेंगे पेंटागोनल बायपिरामिडल। अरे यार, ये बेसिकली होता कैसे है ये मैं आपको समझा देता हूँ, याद ध्यान दे सामने। जैसे मान लिया आपके ये सेंटर एटम है, इस सेंटर एटम के अराउंड 5 बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं, अरे जमीन के पैरेलल ये 5 बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं, तो एक ऊपर एक नीचे। अब ये एक ऊपर एक नीचे मैं कहां से लाऊं, अगर मैंने यू बना दिया तो मैं कहां से बाहर निकालूं। तो अब चाहे तो तू इसे ऐसे ऐसे दिखा दे, या ऐसे ऐसे दिखा दे, या ऐसे ऐसे दिखा दे, जैसे मन तेरा। अबे चंपू आदमी 7 हैं, पोपटी है, भुजिया पच गई या पची नहीं अभी तक। नहीं, यहाँ ध्यान दे, इसे या तो यूं यूं दिखा दे, या ऐसे ऐसे, जैसे दिखाना वैसे दिखा दे। तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, और XeF6 का सेम बनेगा, बस एक पे F आ जाएगा और एक जगह क्या आएगा, लोन पेयर। तो ये आपका बन गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बन गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये ट्रायगोनल, वो सॉरी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, समझिए। अच्छा, इसको बोलने के लिए हम पेंटागोनल पिरामिड भी बोल सकते थे, लेकिन वो बच्चों को इजीली समझ आ जाता, हमने नाम टेढ़ा कर दिया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नीट का पेपर निकालना है तो इसे याद करिए, चाहे समझ आए चाहे ना आए। ले कर इसे। अबे ये मैं दोबारा से ऊपर कर देता हूं बच्चों, जो लिखना है वो लिख लो, ठीक है। इसको दोबारा से ऐसे आए, हाँ, शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। अब बच्चों कुछ कंपाउंड आपको ऐसे करा रहा हूं जिसमें ना ऑक्सीजन शामिल है। अभी तक एलिमेंट कौन कौन से आ रहे थे, जैसे आपके पास जो मोनोवेलेंट एटम थे वो कौन थे, HFCl Bri, यही थे। अब मैं ऑक्सीजन वाले कुछ कंपाउंड आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे एक कंपाउंड में करा रहा हूँ XeOF4। क्या करा रहा हूँ मैं, कुछ कंपाउंड जेनॉन के कराऊंगा, कुछ नाइट्रोजन के कराऊंगा, मतलब पी ब्लॉक में जितने आने वाले स्ट्रक्चर है कोशिश करेंगे वो सारे ही हम डिस्कस कर लें, ताकि अब जब भी स्ट्रक्चर की बात हो ना तो हमारे को टेंशन ना हो कि यार वो स्ट्रक्चर पढ़ तो लिए पर ये स्ट्रक्चर आते नहीं है, क्योंकि करे नहीं है, समझ रहे हो। सारे कर लेंगे इसके साथ, केमिकल बॉन्डिंग में सारे स्ट्रक्चर डन, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाते हैं XeOF4 के साथ। XeOF4 का आपको मेरे को लिख करके दे देना है BP EP लोन पेयर, ये फटाफट मेरे को लिख करके दे दो। अगर हम कैलकुलेट करें EP का फॉर्मूला तो आएगा क्या, V + M - C + A/2, अरे यही आएगा। तो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, यहां ध्यान दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन कौन से ग्रुप का है, हीलियम वाले ग्रुप का होता है, तो 18 का है, तो यहाँ पे कितने आ गए। मोनोवेलेंट एटम में कितने लगे हैं, ऑक्सीजन तो मैंने बताया नहीं मोनोवेलेंट में, तो कितने लगे हैं, 4। तो मोनोवेलेंट कितने आए, 4। ना कैटायनिक एनायनिक कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाता है आपका 8 + 4 12, 12/2 6। तो अब चोमू देख तो ले, तू थोड़ी सी ठंड रखेगा ना तो गर्मी कम होगी, यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ देख बात क्या है, यहाँ पे आपका मोनोवेलेंट कितना है, 4, मतलब बॉन्ड पेयर कितने आने चाहिए। मैं तुम्हारे को छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। जब तुम पार्टी करने जा रहे हो तो तुम करते हो काउंटी, है ना, ला भाई अपना हिस्सा अपना हिस्सा अपना हिस्सा। तो उसमें कुछ बदमाश बच्चे ऐसे होते हैं जो हिस्सा तो देते नहीं, आप लाख मांगो तो भी नहीं देते, फिर तुम उसे कहते हो गलती से आ मत जाइयो पार्टी में, लेकिन वो पार्टी में आ जाते हैं, फिर आप उन्हें कुछ कह नहीं पाते क्योंकि वो बदमाश होते हैं, फिर वो खाते भी हैं, और तो और जितना उनका हिस्सा बनता है उससे भी। ओम बोली भाई, यहाँ ओम यहाँ बोली,
ठीक है, तो पैसा तने दिया नहीं, ऊपर से इंसान की तरह खा, जितना तेरा हिस्सा नहीं मैं तो ज्यादा खाऊंगा। तो वही हाल यहाँ पे ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो बनाता नहीं, तो यहाँ पे मोनोवेलेंट का मतलब क्या है, जो एक बॉन्ड बनाते हैं। तो भाई जब यहाँ मोनोवेलेंट आ रहे हैं तो भाई मेरा क्या काम, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, तो मैं तो काउंट होऊंगा नहीं। तो कुल मिला के मोनोवेलेंट में मैंने 4 ही लिखे, लेकिन जब बॉन्ड बनाने की बारी आई ना, तो बॉन्ड पेयर मेरे को m के बराबर रखने चाहिए थे, लेकिन अब वो कह रहा मैं बॉन्ड तो बनाऊंगा। कितने कितने हैं हम, कितने हैं, अरे बॉन्ड तो बनाता है कितने, एक और 4 ये, तो मतलब तू आता तो शायद यहाँ पे भी आता भाई, तू कंट्रीब्यूशन देता नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं, लेकिन बॉन्ड बनाने आएंगे। जितने ऑक्सीजन होंगे वो सारे काउंट होंगे। अरे ऑक्सीजन बॉन्ड दो बनाता है, बॉन्ड नहीं काउंट करने, कितने ऑक्सीजन है वो काउंट करने हैं। तो लोन पेयर कितने बचे, मतलब ये बात गलत है यार, यहां भी काउंट होता ना, तू यहां हुआ नहीं, यहां आ गया। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, अब 6 आया, 6 में क्या होता है आपका, 6 में आपकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। अब शेप डिपेंड करती है लोन पेयर पे, तो यहां ध्यान दो, ये एक्सी है और एक्सी में हमारा क्या होता है ये, तो एक जगह तो हमारा लोन पेयर आना है, यहां पे आपका फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बना के ओ, मतलब देख बाकी सारे मोनोवेलेंट सिंगल ही बना रहे हैं, इसने काउंट तो किया नहीं अपने वाला कंट्रीब्यूशन, लेकिन बॉन्ड से 2 बनाने हैं। तो बता दे शेप क्या बनी इसकी, एक तो ये हट गया, अरे ये तो काउंट होगा नहीं, तो स्क्वायर, हाँ बाय पिरामिड तो बचा नहीं, तो ये क्या आ गया स्क्वायर। बता समझ आया कि नहीं आया, आया। एम में हम ओ को गिने, कुछ नहीं गिनेंगे, एम में ओ को नहीं गिना, लेकिन बीपी में ओ गिना। अब बीपी जितने ओ है उतने, समझ गए, इसे करो। और अगर XeO आपको समझ आ जाता है, तो आप मेरे को XeO2F2 का ये सब EP BP LP फटाफट निकाल के देंगे, कैलकुलेट कर दो। ले बच्चों सामने ध्यान देना, इसमें XeO2F2 में अगर आप करते हो तो EP क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, मोनोवेलेंट 2 है, डिवाइडेड 2 5 आ गया। अब बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में O भी शामिल होंगे, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4, लोन पेयर कितने हो गए 1। अब इसके 2 केसेस है, ठीक है, 2 केसेस कैसे, XeOF4 को हटा देता हूं फिलहाल, ले भाई ये रहा Xe, 5 होता है तो कैसा होता आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अरे बोलो, तो ये ऐसे लंबे बॉन्ड, ये थोड़े छोटे बॉन्ड, और ये ऐसा एक जगह तो लोन पेयर आ गया, ठीक है। अब चेक करना, Xe और O का डबल बॉन्ड है और Xe और F का सिंगल है, इनमें से बड़ा कौन होता है, डबल वाला या सिंगल वाला, बड़ा होता है सिंगल वाला, और यहां बड़ा कौन है एक्सियल वाला। तो सिंगल बॉन्ड डालोगे एक्सियल पे, क्योंकि सिंगल बड़ा होता है और XeF बड़ा है, और डबल वाले क्या है, नहीं आई बात समझ, अरे बोलो यार, करने को तुम ये कर सकते थे, F यहां डालते और O वहां डालते, लेकिन ये एक्सियल होता ना, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ कम होती है जबकि सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो ये आपकी हो गई सीसॉ शेप, ठीक है, ये लिख लो। अब मैं ये सारा दोबारा से मिटा रहा हूं, और यहाँ पे कुछ चार्ज वाले कंपाउंड बताता हूं जिन पे कैटायनिक एनायनिक चार्ज होंगे, लिखो इसे फटाफट। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट अब आपको कैटायनिक और एनायनिक कंपाउंड कराता हूं। मान लो आपको कंपाउंड दे दिया I3-, क्या दे दिया, अरे ढंग से देख ले, क्या दे दिया I3-। तो अब I3- में दिक्कत ये है, भैंस की बहुत सारे आई है, किसे सेंटर लूं किसे साइड वाला लूं, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं I2 मतलब एक I को सेंटर ले लो, उसके अराउंड 2 I लगा लो, तो मोनोवेलेंट साइड में अब कितने बच गए। अब आप तीनों मोनोवेलेंट नहीं लोगे, अगर आपने इसको सेंटर ले दिया तो साइड में 2 ही मोनोवेलेंट बचे हैं। तो अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, चेक करके देख। इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं I में 7, मोनोवेलेंट कितने बचे 2, प्लस ये एनायनिक चार्ज है ना, कैटायनिक तो है नहीं, तो एनायनिक वाला प्लस होता है, तो -1 या चार्ज है ना, तो +1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया होगा, कितना आया
5। अब बॉन्ड पेयर किसके बराबर आएंगे? मोनो के बराबर 2, और लोन पेयर कितने आएंगे? 3। तो अब 5 है, तो 5 के अराउंड क्या होता है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अरे बोलो है, एज अ होल मार देना नेगेटिव साइन। ये अब चेक कर, यहाँ पे 2 तो आई है और 3, और लोन पेयर क्योंकि मैं कहाँ डालता हूं? इक्वेटोरियल पे। बाकी ये एफ, तो बता दे बेटा शेप क्या है? लीनियर शेप। गलती हो गई, ये गलती माफ नहीं करी जाएगी। मेरा क्या माफ करो मत करो, लेकिन तुम्हारे को नेगेटिव 1 दे जाएगी गलती। ठीक है, ऐसा तब होता है जब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा हो। नहीं मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, ये समझ आया? तो कुल मिला के यहाँ शेप क्या हो गई? ज्योमेट्री क्या थी? ज्योमेट्री थी ट्रायगोनल बायपिरामिडल, टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं। शेप आ गई लीनियर, बाकी सारी चीजें आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया I3 नेगेटिव, तो ये आप खुद ब खुद करके दिखाओ I3 पॉजिटिव, फटाफट जल्दी से। तो बच्चों यहां ध्यान देना, सेम है आपका, सेम है क्या? इसको लिख दिया I2 होल पॉजिटिव, तो ये सेंटर आइटम कितना हो गया? EP 7 + 2। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज मतलब -/2, कितना आ गया? 4। अब इसके बॉन्ड पेयर कितने आ गए? मोनोवेलेंट के बराबर, तो बॉन्ड पेयर 2 आ गए, और लोन पेयर कितने आ गए? ये भी 2। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। अरे बोलो क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। तो ये आ गया I, ये। ओ भाई तुम्हें टेट्राहेड्रल को ना टेट्राहेड्रल बनाना है, तुम ये क्यों बना रहे हो? ऐसा 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 ऐसा, ये क्या चल रहा है? ये स्क्वायर प्लेनर क्यों बना दिया है? ये है, अब कहीं पे भी 2 जगह लोन पेयर डाल दे, और ये I डाल दे, और ऐसे ओवरऑल पे क्या डाल दे? ये कैंसिल मार दे। समझ गए? I3 पॉजिटिव। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। हाँ, बेंट शेप हो गई। अबे वैसे भी देख ले, ये तो दिखेंगे नहीं, तो ये कैसा दिख रहा है? सीधा तो दिख नहीं रहा, तो बेंट शेप कह दे या फिर वी शेप कह दे। ठीक है भैया, वी शेप ये लिखो। अब इसके साथ साथ कुछ आपको वो दे रहा हूं, होमवर्क बिठा दिए फिलहाल। ले, यहाँ इस पोर्शन में अब मैं कुछ आपको होमवर्क लिख करके दे रहा हूँ, वो होमवर्क करना है? हाँ, इसी के थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है। XeO3 करना है, SO2 करना है, SO3 करना है, XeO4 -2 करना है, और क्या करना है? और क्या बन सकता है? हाँ, और F वाले तो अब क्या ही बनेंगे? हाँ, नहीं, ये वाले कर लेना, ये ऐसा होमवर्क कर लेना। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट कक्षा, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।